कनाडा वर्सेस नेपाल की ओडीआई बायलैटरल सीरीज़ जो है वो कहीं न कहीं 8 तारीख से शुरू होने वाली है। 3 मैचेस की ये सीरीज़ है और अगर हम बात करें यहाँ पर ओवरऑल तो कनाडा ने अभी शुरुआत की अपने इस सफ़र की जो 1-2 महीने तक उनके चलेगा हांगकांग, मलेशिया और कनाडा ट्राई सीरीज़ से। वहाँ पर भी उन्होंने काफ़ी 3 करीब मैचेस उन्होंने खेले और वहाँ परफॉर्मेंस सारी देखी गई, किस तरह की परफॉर्मेंस उनकी रही है। तो उस सारी चीज़ों से कहीं न कहीं काफ़ी चीज़ें निकल कर आई हैं, जो वो स्क्वाड में प्लेयर्स लेकर आए हैं। स्क्वाड एनालिसिस भी हमने आपके सामने प्रेज़ेंट किया। ऊपर यहाँ पर आई बटन में आ रहा है, आप जाकर एक बार उसे ज़रूर सुनिए। नेपाल और कनाडा दोनों की जी हाँ, स्क्वाड एनालिसिस भी हमने वहाँ पर की है। तो आज सबसे पहले बात कर इस बारे में हम करने वाले हैं कि व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम कनाडा। कनाडा से इस बायलैटरल सीरीज़ में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं और किस तरीके की परफॉर्मेंस की उनसे एक्सपेक्टेशंस रहेंगी, किस तरीके की चीज़ें कनाडा को यहाँ पर इंप्लीमेंट करनी होंगी नेपाल के खिलाफ इस ओडीआई बायलैटरल सीरीज़ में। तो कनाडा कितना ज़्यादा हम कह सकते हैं चैलेंज साबित करने में कामयाब रहेगा नेपाल के सामने, इस पर डिस्कशन करनी होगी। ये 3 पॉइंट्स में कहीं न कहीं डिवाइडेड है एंड सबसे पहले पॉइंट जो आपकी नज़र में आता है इस एक्सपेक्टेशंस को लेकर या फिर जो कनाडा के सामने चैलेंज होगा नेपाल का उसको लेकर, तो वो क्या आता है? ज़रूर। देखिए, अगर हम बात करें कनाडा की, अब फ़िलहाल थोड़ी क्रिकेट जो है वो बदलने वाली है, क्योंकि उन्होंने जिसके खिलाफ क्रिकेट खेला है वो या तो T20I की एसोसिएट टीम है जिनको लिस्ट ए का दर्जा मिला था, लेकिन उतना बेहतर क्रिकेट उन्होंने दिखाया नहीं है। लेकिन अब जो क्रिकेट यहाँ पर खेला जाना है, कनाडा को खेलना है उन्हें, वो बहुत बेहतरीन ओपोनेंट्स हैं। 8 के 8 हम अगर 7 की 7 ओडीआई टीमों की बात करें आपके अगेंस्ट जो हैं, लेकिन अब पहला आप नेपाल आप भिड़ने वाले हैं नेपाल से। तो सबसे पहली चीज़ जो कहीं न कहीं नज़र रहेगी डेली क्रिकेट की, वो ये रहेगी कि बिग टारगेट देने में कितना ज़्यादा कामयाब रह पाता है कनाडा। जी हाँ, ऐसा नहीं है कि हम यहाँ बात कर रहे हैं कि 400 रन का टारगेट, 350 का टारगेट जो आप अभी दे रहे थे हांगकांग के खिलाफ या मलेशिया के खिलाफ आप मार रहे थे, नहीं, इतना नहीं। अब हमें आना होगा एक रियलिटी में आना होगा। एक बहुत अच्छी एक टीम है सामने, नेपाल जो टीम है जिन्होंने अच्छा किया है वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 में, तो वो टीम आ रही है। ओडीआई फॉर्मेट में उनका काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड भी है। तो हम बात करें, अब आपको यहाँ पर उस 160 170 के टारगेट को छूना नहीं है। अब यहाँ पर आपको टारगेट को देखना होगा 200 250 260 ऐसे टारगेट्स को आपको रखना होगा अपने ओपोनेंट्स के सामने, ताकि जो एक लगे भी कि हाँ आपकी बैटिंग स्किल भी नज़र आए कि हाँ बैट्समैन आपके पास है इस फॉर्मेट को खेलने के लिए। तो सबसे पहली चीज़ नज़र रहेगी इस ओडीआई सीरीज़ में 3 मैचों की कि कनाडा पहले अगर बल्लेबाजी आती है तो क्या टारगेट देता है, क्या बैट्समैन टारगेट लगाते हैं बोर्डों पर, इस पर खासी नज़र रहेगी। बिल्कुल, क्योंकि सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि यहाँ पर लो स्कोरिंग वगैरह से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं स्कोर्स बड़े लगाने पड़ेंगे अगर आपको नेपाल को चैलेंज करना है या फिर नेपाल को कहीं ना कहीं हराना है। सो ऑलरेडी बायलैटरल सीरीज़ की अगर हम बात करें तो बिग स्कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। और जैसे यहाँ ने बताया कि 250 से 300 के बीच की हम यहाँ बात कर रहे हैं, ये नहीं कि हम 400 450 की बात कर रहे हैं। 250 प्रैक्टिकल में आइए, 250 से 300 की यहाँ पर बात कर रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा अगर आपको नेपाल को चैलेंज भी करना है या फिर उनको कहीं ना कहीं मात देनी होगी। क्योंकि कम स्कोर्स में डेफिनेटली अब उनके वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग जोन में नेपाल की अगर मैं बात करूँ, उनका जो होम ग्राउंड है स्ट्रॉन्ग जोन में, और जो अच्छे प्लेयर्स कोई ना कहीं रिदम में है, फॉर्म में है, इतना बिल्कुल भी आसान नहीं रहेगा कि आप 150 170 80 मारकर, वो वन ऑफ द रेयरेस्ट डे पे कभी कभार हो जाता है कि टीम्स कोलैप्स कर जाती हैं, लेकिन इतना आसान नहीं होगा। विकेट अच्छी है हमेशा से रही है, स्पिनर को मदद करती है, पेसर्स को मदद करती है, बैट्समैन रन करते हैं, तो कहीं ना कहीं काफ़ी स्कोर आपको बेटर लगाना पड़ेगा। कम स्कोर से डेफिनेटली यहाँ काम नहीं चलने वाला। तो पहला जो पॉइंट रहेगा कनाडा के लिए वो है एक्सपेक्टेशंस का, वो रहेगा कि उन्हें टारगेट जो है एक अच्छा सेट करना पड़ेगा अगर उन्हें नेपाल को इस ओडीआई सीरीज में चैलेंज भी करना है तो। एंड सेकंड पॉइंट की यहाँ बात करें, इसी से जुड़ा हुआ है उनकी बॉलिंग डिपार्टमेंट से, जो आप कह रहे थे कि एक बहुत बड़ा कंसर्न है और किसी के एब्सेंस में भी ये कंसर्न और बढ़ जाता है। ज़रूर। देखिए, अभी हमने देखा भी रिसेंटली सीरीज़ में भी कि स्पिनर तो चलिए हैं उनके पास, निखिल दत्ता, हर्ष शाकिर वगैरह हैं, उसके बाद यहाँ साद बिन जफ़र भी हैं जो संभाल लेंगे, लेकिन साद बिन जफ़र तो अच्छे स्पिनर है, खैर क्वालिटी स्पिनर है। और हम बात करें यहाँ पर पेसर्स की, तो यहाँ थोड़ा दिक्कत ज़रूर है। अगर हम देखें उदय भागवान, ईश्वरदेव सोही जो अभी आए हैं, अभी खेलेंगे अपना पहला ओडीआई, बात करें उनका इसी सीरीज़ में डेब्यू भी हुआ, लेकिन जो मेन है वो है डिलॉन हेलिजर जो कि पेस बॉलिंग को कमान संभाल रहे हैं, लेकिन उसके बाद कलीम सना एब्सेंस है, कलीम सना है नहीं, वो एक बहुत बड़ा सेटबैक है, बहुत बड़ा एक सेटबैक है कनाडा के लिए, जो इतने लंबे टूर पे वो निकले हैं, उनके पेस बॉलर उनके साथ नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये जो नए इंक्लूजन हुए हैं, ईश्वर जो सोही, आपके उदय भागवान, राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर हैं दोनों, देखना होगा। उदय भागवान ने तो फाइनल मैच में मलेशिया के खिलाफ 4 विकेट निकाले थे, लेकिन ये ओपोनेंट बहुत अलग है। यहाँ का आपको इन
प्लेयर्स को, इन पेस बॉलर्स को यहाँ का इन्वॉल्वमेंट पता नहीं है कि टीयू में क्या होता है, कैसी बॉल किस टप्पे पे डालने से बॉल जो है वो थोड़ी मूव करती है, कितनी पुरानी बॉल कहाँ पे कितना मूव करेगी, तो इतना आइडिया अभी इन प्लेयर्स को है नहीं जो कनाडा यहाँ आए। पर पेस बॉलर्स खासकर डिलॉन हेलिजर पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा इन मैचेस में, खासकर पेसर्स को थोड़ा सा अपना यहाँ पर जो है परफॉर्मेंस वो उठाना पड़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि कलीम सना के एब्सेंस में यहाँ पर ऑलरेडी कहीं ना कहीं डेंट है कनाडा की फास्ट बॉलिंग का, और वो एक बहुत बड़ा एब्सेंट आप कहेंगे, क्योंकि कलीम सना अगर यहाँ होते तो डेफिनेटली एक अलग पेस कहीं ना कहीं नजर आता है, पेस भी हमें काफी स्ट्रॉन्ग नजर आता है। लेकिन यहाँ पर जो डैलन हेलिजर के अलावा जो पेसिंग यूनिट है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी अब डावाडोल नजर आती है। अब फिलहाल ऐसा है कि वेट एंड वॉच की पॉलिसी, देखेंगे कि कैसी परफॉर्मेंस वहाँ पर देते हैं ऑन अ पर्टिकुलर डे। लेकिन डेफिनेटली जो पेस यूनिट है उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा यहाँ पर एफर्ट देना पड़ेगा नेपाल के खिलाफ, अगर उन्हें अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पर निकालनी है, क्योंकि पेस यूनिट जो लेकर वो आए हैं उसमें थोड़ी सी दिक्कत जरूर नजर आ रही है इन कंपेयर टू स्पिनर। बाकी एट दैट परफॉर्मेंस अगर अच्छी देंगे तो डेफिनेटली शायद स्पिनर्स को मैच कर जाए, लेकिन चैलेंज ये भी यहाँ पर रहने वाला है। उसके बाद अगर तीसरे और लास्ट पॉइंट की यहाँ बात करें, एंड वो है साद बिन जफर की कप्तानी। बिल्कुल, अब एक अलग लेवल पर जाकर सब कुछ बदल गया। अब कुछ अलग लेवल पर जाकर चीजें होंगी और सारी चीजें अब बदल गई हैं। अब चैलेंजिंग की टीम की बजाय क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 की टीम से सामना होना है, और नेपाल जिनके खिलाफ खेलने जा रहे हैं वो ऑलरेडी क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 की टॉप 3 टीम थी पिछले एडिशन की अगर हम बात करें, और रिसेंटली उन्होंने एशिया कप भी खेला, तो डेफिनेटली इतना आसान यहाँ पर होगा नहीं। लेकिन ओवरऑल भी मैं यहाँ पर कह रहा हूँ साद बिन जफर की कैप्टनसी का एक अच्छा टेस्ट अब इस बड़े लेवल पर, थोड़े से बड़े लेवल पर होने वाला है। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि उनके बॉलिंग रोटेशन क्या रहेगी, बल्लेबाज का रोटेशन क्या रहेगा, ये हमें देखना होगा। किस प्रेशर में किस तरीके की कप्तानी कर रहे हैं, विकेट्स नहीं गिर रहे हैं, तब किस बॉलर को किस अपने एक कहना होगा कि जो एक वेपन कहीं ना कहीं हो जो सामने वाली टीम को पता भी ना हो, उसका इस्तेमाल वो कैसे कर रहे हैं। इस तरीके की कप्तानी, फील्डिंग प्लेसमेंट कैसी है बॉलिंग में, ये भी हमें देखना होगा। बॉलर के साथ कितने वो कॉन्टैक्ट में है जब वो प्रेशर सिचुएशन है सामने, ये देखने वाली बात होगी आने वाले मैचेस। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात है, मान के चलिए जैसे हमने कहा कि उनका पेस डिपार्टमेंट जो है थोड़ा सा डैलन के अलावा जो है कहीं ना कहीं थोड़ा सा डावाडोल नजर आता है। मान के चलिए पेसर्स रन्स के लिए भारी भरकम जा रहे हैं, विकेट्स नहीं मिल रहे हैं, उस सिचुएशन पे उनकी कप्तानी किस तरीके की रहेगी, क्या वो डिसीजंस लेते हैं, या ये सारी चीज़ें बहुत इंपैक्ट करेंगी। क्योंकि जैसे आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप ऊपर के लेवल पर जाते रहेंगे तो गलतियां थोड़ी थोड़ी कम होती चली जाती हैं। तो चैलेंज लीग में कहीं ना कहीं जब आप खेल रहे थे तो वहाँ पर एक अलग टीमें थी, डिफरेंट टीमें थी, वहाँ पर कहीं ना कहीं गलती की गुंजाइशें प्लेयर्स खुद से भी कर रहे थे। थोड़ा और आप ऊपर आएंगे थोड़ी सी गुंजाइशें कम हो जाएंगी, थोड़ा और आप और ऊपर जाएंगे गुंजाइशें कम होती चली जाती हैं। तो यहाँ पर आपको अपनी मेरिट पर ज़्यादा से ज़्यादा परफॉर्मेंस देनी है। कप्तानी किस तरह से रहेगी ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ये इन 3 सीरीज से, ये जो 3 मैच की सीरीज है, इससे बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि कनाडा हमें किस तरीके की टीम नजर आएगी जब बात करेंगे हम क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 की। एंड काफ़ी कुछ क्लियर आउट हो जाएगा इस 3 मैच की सीरीज से, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग टीम के खिलाफ है, मैं इसीलिए कह रहा हूँ। नहीं बिल्कुल, आप पूरे प्लेयर्स लेकर आए हैं ये, तो आपने बिल्कुल सही कहा कि पता चल जाएगा हाल चाल ढाल क्या रहने वाला है इन वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 में, हाल क्या होगा क्या नहीं। लेकिन वक्त बदलता भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन शुरुआती दौर जो होगा कनाडा का वो हमें कहीं ना कहीं मालूम पड़ेगा। बिल्कुल, एक पोटेंशियल तो पता चल ही जाए। जी हाँ, बिल्कुल कि लंबा टूर्नामेंट है, आगे जाकर ठीक भी हो सकते हैं, लेकिन एक पोटेंशियल पता चल जाएगा कि किस लेवल तक जाकर ये प्लेयर्स परफॉर्मेंस दे सकते हैं। क्योंकि इसमें वो प्रेशर भी नहीं जो क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 के प्रेशर की हम बात करते हैं। वहाँ पर एक एक मैच आपका, एक एक पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक बाइलेटरल सीरीज है आपके, तो इससे कहीं ना कहीं पोटेंशियल का पता चलेगा कि आपकी टीम किस लेवल तक जाकर परफॉर्मेंस दे सकती है। क्योंकि पिछला जो ट्रायल सीरीज हुआ था वो हांगकांग मलेशिया के खिलाफ हुआ है, जो ऑलरेडी चैलेंज लीग भी क्रैक नहीं कर पाए, तो डेफिनेटली यहाँ पर लेवल थोड़ा अप होगा। इसीलिए यहाँ पर एक रियल चैलेंज और रियल टेस्ट उनका इंतजार कर रहा है। तो यही सब एक्सपेक्टेशंस हैं कनाडा से। देखना होगा कि इस ओडीआई बाइलेटरल सीरीज को किस तरह से भुना पाते हैं या फिर नहीं। तो और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी इससे पहले हमने स्क्वाड एनालिसिस किया, जाकर एक बार उसको जरूर सुनिए, और इसके बाद आपके सामने हम प्रेजेंट करेंगे 10 प्लेयर्स टू वॉच आउट इस ओडीआई बाइलेटरल सीरीज में। वॉच आउट हमारा मतलब स्टार प्लेयर्स को भरना नहीं है, किन प्लेयर्स को हमने वॉच आउट में रखा है और क्यों रखा है, उसके पीछे बहुत ही फैंटास्टिक और लॉजिकल और फैक्टफुल रीजंस है। उस वीडियो को भी जरूर सुनिएगा। बस अभी कुछ ही देर में आपके सामने हम वो भी अपलोड करेंगे। बाय।